गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे दूध के भौतिक गुण के बारे में। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मिल्क की वो क्या होती हैं, कौन से भौतिक गुण होते हैं दूध के अंदर, उसके बारे में अपने को क्लास में चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन टॉपिक नोट करते हैं आज का, और वो है दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दूध का जो रंग होता है वो आपको पता है कैसा होता है, वो सफ़ेद रंग होता है सामान्यतः। गाय के दूध का जो रंग होता है वो थोड़ा हल्का पीला होता है। उसका कारण ये होता है कि गाय के दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो केरोटीन होती है, और सामान्यतः जो प्रोटीन होती है दूध में वो केसिन होती है। केसिन के कारण जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन गाय के दूध में केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण उसका जो रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है। यह मैं नोट करता हूँ भौतिक गुणों में। सबसे पहले मैं नोट करूँ तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गाय के दूध का रंग कैसा होता है, गाय के दूध का रंग पीला केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय के जो दूध होता है उसका रंग जो होता है वो पीला होता है, और ये पीला रंग किसके कारण होता है, केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। आगे हम बात करें तो देखो बच्चों, जो दूध होता है उसका स्वाद मीठा होता है, और दूध का जो उबाल बिंदु होता है, क्वथनांक जो होता है वो 101 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हिमांक होता है वो आपके 0.52 से 56 केल्विन तक हो सकता है। अपन यहाँ नोट करते हैं कि दूध का स्वाद मीठा होता है। दूध का स्वाद मीठा होता है। दूध का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। दूध का क्वथनांक कैसा होता है, दूध का क्वथनांक बच्चों आपके 101 डिग्री सेल्सियस व हिमांक 0.52 से 0.56 सेल्सियस हो सकता है। मतलब आपके क्वथनांक जो होता है वो जल से ज़्यादा होता है, जबकि हिमांक जो होता है वो जल से कम होता है। दूध के पीएच की यदि बात करें, हम दूध के पीएच मान की बात करें तो दूध सामान्यतः हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 6.4 से लेकर 6.7 पीएच के बीच होती है। यहाँ पर नोट करते हैं कि दूध हल्का अम्लीय 6.4 से 6.7 पीएच मान का होता है। कहने का मतलब जो दूध होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और हल्की अम्लीय प्रकृति का होता है, और उसके जो पीएच का मान होता है वो 6.4 से 6.7 पीएच के बीच होता है। यहाँ यदि हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखने की बात है कि दूध के अंदर जो अम्लता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक अम्लता और दूसरी होती है कृत्रिम अम्लता। तो कृत्रिम अम्लता को विकसित अम्लता भी कहा जाता है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि दूध में प्राकृतिक व विकसित दोनों प्रकार की अम्लता पाई जाती है। दूध के अंदर जो प्राकृतिक अम्लता होती है वो भी पाई जाती है, और जो विकसित अम्लता होती है वो भी
पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक अम्लता होती है, ये प्राकृतिक अम्लता दूध के अंदर सामान्यतः उसके अंदर उपस्थित CO2, इसके अलावा साइट्रेट और एल्ब्यूमिन, केसीन आदि के कारण होती हैं। साइट्रेट, एल्ब्यूमिन और केसीन और CO2 के कारण होती हैं। दूध में प्राकृतिक अम्लता CO2, साइट्रेट, एल्ब्यूमिन व केसीन, साइट्रेट, एल्ब्यूमिन व केसीन के कारण होती है। और बच्चों यदि हम बात करें तो विकसित अम्लता होती है वो ज़्यादा समय तक दूध के पड़े रह जाने के कारण हो जाती है। अब हम बात करें दूध के अपवर्तनांक की, तो दूध के अपवर्तनांक का मान बच्चों 1.3440 से 1.3448 के बीच हो सकता है। दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 1.3448 के मध्य हो सकता है। ये दूध के अपवर्तनांक की वैल्यू होती है बच्चों, जिसका मान 1.3440 से 1.3448 के मध्य हो सकता है। यह आपको ध्यान रखने की बात है। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं दूध के वैधानिक मानक की। दूध के वैधानिक मानक क्या होते हैं, कैसे दूध के वैधानिक जो मानक होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है। दूध के वैधानिक मानक क्या हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें। देखो बच्चों, दूध के वैधानिक मानक, दूध के वैधानिक मानकों की अगर हम बात करें तो दूध के अंदर पाए जाने वाली जो वसा होती है, इसके अलावा इसके अंदर वसा रहित पदार्थ जो होता है SNF होता है, और साथ में जो जल होता है वो मुख्य संगठन की, दूध के मुख्य संगठन की अपन ने बात की थी। तो इन 3 टॉपिकों की अपन ने बात की थी कि दूध के अंदर एक पाई जाती है आपके वसा, दूसरी होती है बच्चों उसके अंदर SNF जिसे कहा जाता है वसा रहित ठोस पदार्थ, और तीसरा होता है जल। तो बच्चों दूध के अंदर मिलावट ना हो इसीलिए अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से दूध में मिलावट को रोकने के लिए उसका ये जो संगठन है, इस संगठन को निश्चित कर रखा है, उसको मानकीकृत कर रखा है, जिसे वैधानिक मानक कहा जाता है। अर्थात दूध में मिलावट को रोकने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर उनका ये जो संगठन है उस संगठन की एक निश्चित जानकारी कर रखी है। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के अंदर जो दूध होता है उस दूध के अंदर जैसे आपकी गाय का दूध है, उस गाय के दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है, जो फैट की मात्रा होती है, वो बच्चों हो सकती है आपके 3.5%, और इसके अलावा SNF की जो मात्रा होती है वो 8.5% हो सकती है, और शेष क्या हो सकता है, जल हो सकता है। ये बच्चों न्यूनतम है, न्यूनतम मात्रा के अंदर गाय के दूध में न्यूनतम वसाया 3.5% होनी चाहिए, SNF की मात्रा 8.5% होनी चाहिए, और जल की मात्रा जो है वो शेष मात्रा में हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर जो भैंस का जो दूध होता है उस दूध के अंदर न्यूनतम रूप से वसा की मात्रा 6% होनी चाहिए, और SNF की मात्रा 9.5% होने चाहिए। 6% उसके अंदर न्यूनतम वसा और 9.5% उसके अंदर क्या हो सकती है, आपके SNF हो सकता है, और शेष क्या हो सकता है, जल हो सकता है। ये न्यूनतम मात्रा है जो वैधानिक रूप से राजस्थान के अंदर निर्धारित कर लिया गया है। ये क्या है, राजस्थान का मानकीकृत दूध जो है वैधानिक मान है वो है। तो मैं यहाँ पहले नोट करता हूँ दूध के वैधानिक मानक के बारे में। तो विभिन्न राज्यों ने दूध की
दूध में मिलावट, दूध में मिलावट व उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दूध के संगठन को निर्धारित कर रखा है। दूध का जो संगठन है उसको निर्धारित कर रखा है, जिसे दूध का वैधानिक मानक माना जाता है। जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। किसने? अलग अलग राज्यों ने, भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, उन्होंने अलग अलग अपने अपने स्तर पर ये संगठन निर्धारित कर रखा है दूध का। जैसे अपन राजस्थान का वैधानिक मानक की बात करें, राजस्थान का वैधानिक मानक, राजस्थान के वैधानिक मानक की यदि हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जो गाय का दूध है उसमें न्यूनतम वसा की मात्रा 3.5% होनी चाहिए और SNF जो वसा रहित ठोस पदार्थ है उसकी मात्रा 8.5% होनी ही चाहिए। इसी प्रकार जो भैंस होते हैं उस भैंस के दूध के अंदर न्यूनतम वसा की मात्रा 6% होनी चाहिए और SNF की जो मात्रा है वो 9.5% न्यूनतम होनी ही चाहिए। शेष मात्रा में उसके अंदर जल उपस्थित हो सकता है। तो ये जो वैधानिक मानक है वो राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर रखा है। अलग अलग सरकारों ने अपने अपने स्तर पर इसको निर्धारित किया हुआ है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो दूध होता है वो कितने प्रकार का होता है, विपणित दूध क्या होता है, उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है अपना विपणित दूध। विपणित दूध, देखो बच्चों विपणित दूध क्या होता है इसके बारे में अगर अपन समझें तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूध का उत्पादन होता है वो एक लघु उद्योग के रूप में होता है। घरों के अंदर सामान्यतः 1-2 पशु पाले जाते हैं और वो खुद के कार्य के लिए जो दूध उत्पादन, खुद के पोषण के लिए जो दूध प्राप्त किया जाता है उसके लिए कार्य किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर में दूध के उत्पादन के बाद अपन जितना दूध घर में रख लेते हैं उसके बाद जो बचा हुआ दूध होता है उसे हम बाज़ार में बेच देते हैं। तो ये बाज़ार में जो गया हुआ दूध होता है यही विपणित दूध कहलाता है। अपने स्वयं की आवश्यकता के लिए जो दूध घर में रख लेते हैं उसे विपणित दूध नहीं कहते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि स्वयं की आवश्यकता के लिए एक परिवार अपना जो दूध होता है, अपने पशुओं से निकलने वाला जो दूध होता है उसे रख लेता है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, और फिर जो अतिरिक्त दूध होता है उस अतिरिक्त दूध को मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर डेयरियों में भेज देता है। तो वो डेयरियों में गया हुआ जो दूध होता है उसे बोलते हैं विपणित दूध, क्योंकि ये डेयरियों में जाने के बाद वहाँ से फिर अपने अलग अलग लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ये दूध वितरित किया जाता है अलग अलग प्रकार से। तो ये जो दूध होता है उसे विपणित दूध कहा जाता है। देखो बच्चों मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि दूध के उत्पादन के बाद, दूध के उत्पादन के बाद, दूध के उत्पादन के बाद आवश्यकता के अनुसार घर में रखने के बाद बाजार में भेजा गया
बाजार में भेजा गया दूध विपणित दूध कहलाता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि दूध के उत्पादन के बाद आवश्यकता के अनुसार घर में दूध रख लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार घर में दूध रखने के बाद जो अतिरिक्त दूध होता है जिसे बाजार में बेच दिया जाता है उसे विपणित दूध कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन नोट करते हैं कि विपणित दूध जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये विपणित दूध निम्न प्रकार का होता है। विपणित दूध निम्न प्रकार का होता है। पहला जो दूध होता है उसे कहा जाता है संपूर्ण दूध। देखो बच्चों, संपूर्ण दूध की यदि हम बात करें तो स्वस्थ पशु से प्राप्त होने वाला जो दूध होता है, स्वस्थ पशु से प्राप्त जो दूध होता है उसका जो संगठन होता है उसके संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो ऐसा दूध जो होता है वो संपूर्ण दूध कहलाता है। एक्चुअल में जिस प्रकार का दूध एक स्वस्थ पशु से प्राप्त हो रहा है उस दूध को संपूर्ण दूध कहा जाता है। उसका जो संगठन होता है वो प्राकृतिक संगठन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो ये दूध कहलाता है आपके संपूर्ण दूध। अब हम संपूर्ण दूध में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के क्या हैं, विभिन्न प्रकार के जो दूध के संगठन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी फैट, वसा, दूसरा होता है एसएनएफ और तीसरा होता है जल। सामान्यतः जल का ध्यान नहीं रखा जाता है। एसएनएफ और आपके जो फैट होती है उसके द्वारा ही दूध की क्वालिटी निर्धारित की जाती है। तो वो जो दूध होता है उसमें एसएनएफ और जो फैट है उसकी मात्रा निर्धारित की होती है। हम बात करें तो संपूर्ण दूध के अंदर जो गाय का दूध होता है संपूर्ण, उसके अंदर फैट की मात्रा न्यूनतम 3% होना आवश्यक है और भैंस के दूध में आपके 8.5% न्यूनतम वसा की मात्रा होना आवश्यक है। एसएनएफ की यदि हम बात करें तो आपके गाय के दूध के अंदर 8.5% एसएनएफ हो सकते हैं, जबकि भैंस के दूध के अंदर 9.5% एसएनएफ होने चाहिए। ऐसा जो दूध होता है वो आपके संपूर्ण दूध की श्रेणी में आता है और संपूर्ण दूध वह दूध होता है जो स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसके संगठन में कोई बदलाव नहीं किया गया होता है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि एक स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव न किया जाए, संपूर्ण दूध कहलाता है। ये जो दूध होता है वो कैसा कहलाता है? संपूर्ण दूध कहलाता है। स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव न किया जाए, ऐसा दूध क्या कहलाता है? संपूर्ण दूध कहलाता है। आगे मैं बात करूं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो संपूर्ण दूध होता है वो एक स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध होता है। अब संपूर्ण दूध की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो संपूर्ण दूध का संगठन इस प्रकार से होता है। संगठन की यदि हम बात करें तो यहाँ मैं भैंस के संपूर्ण दूध की बात कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है वसा और यहाँ पर लिख दिया है मैंने एसएनएफ। देखो बच्चों, एक भैंस का दूध है, एक गाय का दूध है। भैंस के दूध के अंदर जो वसा होती है वो संपूर्ण दूध के अंदर होती है बच्चों 8.5%। 8.5% आपके वसा हो सकती है और गाय के दूध के अंदर वसा जो होती है वो 3% होती है संपूर्ण दूध की स्थिति में, उसका रासायनिक संगठन। और एसएनएफ की यदि हम बात करें तो भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर बच्चों आपके
9% SNF हो सकता है और आपके गाय के अंदर 8% SNF की मात्रा हो सकती है संपूर्ण दूध की स्थिति के अंदर। तो ये संपूर्ण दूध की स्थिति में संगठन है दूध का। आगे हम बात करते हैं बच्चों, वो दूध है आपके मानकीकृत दूध। मानकीकृत दूध क्या होता है? मानकीकृत दूध की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा दूध जिसके रासायनिक संगठन का मानकीकरण कर दिया जाता है, अर्थात ऐसा दूध जिसके अंदर SNF की मात्रा और उसके अंदर वसा की मात्रा जो होती है वो क्या कर दी जाती है? फिक्स कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है, मानकीकृत कर दिया जाता है। उस दूध को कहा जाता है मानकीकृत दूध। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि मानकीकृत दूध कैसा होगा? ऐसा दूध जिसके रासायनिक संगठन को मानकीकृत कर दिया जाता है। ऐसा दूध जिसका जो रासायनिक संगठन होता है उस रासायनिक संगठन को क्या कर दिया जाता है? मानकीकृत कर दिया जाता है। तो वो दूध कहलाता है आपके मानकीकृत दूध। अब हम मानकीकृत दूध की यदि संगठन की बात करें, इसके संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों इस दूध के अंदर एक तो वसा की मात्रा होगी, दूसरा क्या होगा? SNF होगा। SNF और वसा की मात्रा की अगर हम बात करें तो इस दूध के अंदर वसा जो होती है वो 4.5% न्यूनतम होनी चाहिए और SNF है वो 8.5% हो सकता है। वसा कैसी हो सकती है? 4% वसा और 8.5% क्या होना चाहिए? SNF होना चाहिए मानकीकृत दूध के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि मानकीकृत जो दूध होता है उस दूध में 4.5% वसा होना आवश्यक है और जो SNF होता है उसकी मात्रा 8.5% होना आवश्यक होती हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि दूध जो होता है वो कितने प्रकार होते हैं, इसकी डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन यहीं तक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।